हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देखा तो यहाँ पर ही है। बड़ा पड़ा हुआ था। ओह माय गॉड, किसने खून तो निकल गया इसका। हटो, हटो, दूर हटो। मैं पुलिस अफसर हूँ, मुझे देखने दो। मर चुका है। आप में से सबसे पहले इसे किसने देखा? साहब, जब हम यहाँ पर आए तो ये मरा हुआ पड़ा था साहब। अच्छा, हेलो, कंट्रोल रूम, डीसीपी देशमुख हियर। यहां पालोमा बीच पर एक लाश पड़ी हुई है। सीआईडी ऑफिसर्स और फॉरेंसिक टीम को यहां भेज दो, फौरन। एसीपी प्रद्युमन कहाँ है? वो जोधपुर गए हैं मर्डर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक है, ये केस मैं सुपरवाइज करता हूँ। ओके सर। इसका चार्ज मैं लेता हूँ। कहिए डॉक्टर सालुंके। सर, इसके शरीर की अकड़न से पता लगता है कि इसको मरे हुए लगभग 10 से 12 घंटे हो गए, यानी कल रात को 9 बजे से 11 बजे के बीच में मरा होगा। मुझे भी यही लगता है। ये घड़ी देख रहे हो? मौत 9:30 के आसपास हुई होगी, और ये घड़ी नकली है। वाटरप्रूफ लिखा है लेकिन है नहीं, इसीलिए पानी में गिरते ही 1-2 मिनट के बाद बंद पड़ गई है। इसकी मौत 9:30 के आसपास ही हुई होगी। सर, इसकी मौत पानी में डूबने की वजह से ही हुई है। इसके पेट और छाती में काफी पानी भर गया है, ये देखिए। इसके मुंह से तो शराब की बदबू आ रही है। सर, शायद बहुत नशे में होगा। समंदर के तेज लहरों से खुद को बचा नहीं पाया और डूब गया होगा। पीएम रघु, 15 मेहर कॉटेज। मेहर कॉटेज? सर, वो तो पास में ही है। और ये क्या? ये तो कोई हॉस्पिटल का कार्ड है। इस कार्ड का मालिक मिस्टर पीएम रघु एक डायबिटीज का मरीज है। अगर कोई इसे बेहोशी की हालत में पाए तो डॉक्टर सबनिस को फोन नंबर 82175666 पर कांटेक्ट करें। सर, जिन लोगों को कोई सीरियस बीमारी होती है उनके पास ऐसे कार्ड अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन अगर ये डायबिटीज का मरीज था तो इसने शराब क्यों पी थी? शराब तो डायबिटीज में जहर का काम करती है। राइट सर। शायद इसीलिए डूब गया और मर गया। कुछ गड़बड़ है जरूर। आपका अंदाजा बिल्कुल ठीक था डीसीपी साहब। रेट ऑफ कूलिंग से पता चलता है कि इस आदमी की मौत 9:30 बजे के आसपास ही हुई है। और कुछ? समुद्र के किनारे जब आपने इसका मुंह सूंघा था तो उसमें से शराब की बदबू आ रही थी। हाँ, फिर आप कहेंगे कि सालू के हमेशा कोई ना कोई नया चक्कर चलाता ही रहता है। कुछ है? जी हाँ, मुंह में शराब की बदबू थी, लेकिन पेट में और खून में शराब है ही नहीं। मतलब मरने के बाद इसके मुंह में शराब डाली गई? जी हाँ, हमें लगता है कि ये आदमी समुद्र में डूबकर मरा है। जी हाँ। मगर इसके फेफड़ों में से, लंग्स में से जो पानी मिला है वो पानी समुद्र का है ही नहीं। वो पानी खारा है ही नहीं, मीठा है। शायद ये किसी तालाब में डूब के मरा हो। जी हाँ, तालाब में या किसी स्विमिंग पूल में। स्विमिंग पूल? स्विमिंग पूल क्यों? वो इसलिए सर के इसके फेफड़ों में जो पानी मिला है उसमें थोड़ी क्लोरीन भी है, और क्लोरीन तो टैंक वगैरह के पानी को साफ करने के लिए ही मिलाई जाती है। इसका मतलब किसी ने इसे स्विमिंग पूल में मार डाला, फिर बॉडी को उठाकर बीच पर फेंक दिया, फिर इसके मुंह में शराब डाल दी ताकि देखने वालों को लगे कि शराब के नशे में यह अपने आप को संभाल नहीं सका और डूबकर मर गया।
पर खून का मकसद चोरी तो नहीं है, क्योंकि पैसे, घड़ी, चेन, अंगूठी सब कुछ वैसा का वैसा ही है। अगर इसे किसी ने स्विमिंग पूल में मारा है तो कौन से वाले में? पालोमा बीच पर तो दर्जनों बंगले हैं और तकरीबन सभी में स्विमिंग पूल है। तो कौन सा स्विमिंग पूल होगा वो? कौन सा? सर, ये उनके एक और पड़ोसी हैं, रामदास जी। ये भी उनसे बीच पर मिले थे। मिस्टर मानस, आप जरा वहां बैठेंगे? जी। मिस्टर रामदास, डीसीपी देशमुख, आप बीच पर क्या कर रहे थे? जी मैं अपने कुत्ते को वहां लेकर घूमने गया था जी, और वहां रघु जी भी आ गए हर रोज की तरह। हमने 5-7 मिनट बात की और उसके बाद वो वापस लौट गए। लौट गए? उस वक्त क्या बजा होगा? उस वक्त शायद साहब 9 बजे थे। हाँ, 9 बजे थे। मैं पक्का इसलिए कह सकता हूँ साहब कि मैंने उसी वक्त अपनी घड़ी देखी थी, क्योंकि मेरे घर पे कोई डिनर पे आने वाला था। जब रघु जी आपसे मिले, क्या उन्होंने शराब पी रखी थी? शराब को तो हाथ तक नहीं लगाते थे। वो तो डायबिटीज के मरीज थे, मर नहीं जाते थे वो अगर शराब पीते थे तो। इसीलिए मेरा अंदाजा है कि जिसने भी इसे मारा है वो इसे अच्छी तरह नहीं जानता था, क्योंकि अगर उसे पता होता कि ये डायबिटिक है और कभी शराब नहीं पीता तो वो इसके मुंह में शराब डालने की गलती कभी नहीं करता। 9 बजे वो घर की तरफ निकलता है और 9:30 बजे मर जाता है। इस आधे घंटे के बीच में कुछ हुआ है। हमें यह देखना है कि बीच से चलने के आधे घंटे बाद वो कहां पहुंचा होगा। हम लोग यहाँ से इधर से आते समय यहीं से शॉर्टकट ले लिया करते थे। 25 समुद्र के किनारे से चले हुए हमें यहां 25 मिनट हो गए, और 25 मिनट के तुरंत बाद रघु मारा गया था। इसका मतलब है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो यहीं कहीं हुआ है, लेकिन यहां तो कोई पुल नजर नहीं आता। चलो देखते हैं। वो देखिए, स्विमिंग पूल देखा? ये स्विमिंग पूल तो शर्मा बंगलो का है। वो लोग तो यहाँ रहते ही नहीं है। अच्छा, लॉक खुल गया। चलो अंदर चल के देखते हैं। चलो। दया, आशा, सर। तुम लोग बंगले में जाकर देखो कोई है क्या। यस सर। सर, रघु के फेफड़ों में जो पानी था वो कहीं इस पूल का ही तो नहीं था? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे इस पूल में डुबो करके ही मारा गया हो? मैं इस पूल के पानी का एक सैंपल ले लेता हूँ। फ्रेडरिक्स, एक टेस्ट ट्यूब दो। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। सब दरवाजे बंद है। चलो चलते हैं। इस पानी को रघु के फेफड़ों से मिले हुए पानी से मैच करके देखेंगे। पर माइक्रोस्कोप में देखने से तो पता लगता है कि जो पानी मैं स्विमिंग पूल से लाया था वो, और जो रघु के फेफड़ों से निकला था वो, दोनों एक जैसे हैं। आप देखिए सर, जब पानी काफी देर तक एक जगह जमा रहता है तो उसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाते हैं। इन दोनों सैंपल्स में एक ही तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। मतलब दोनों सैंपल्स एक ही पूल से आए हैं। सर, एक टेस्ट और बाकी है। कौन सा? मैं बताता हूं। देखिए सर, इस बीकर में वो पानी मिला हुआ है जो रघु के फेफड़ों से आया है, और इस बीकर में स्विमिंग पूल का पानी है। अब हम इन दोनों पानी में इस सॉल्यूशन की कुछ बूंदें डालकर देखेंगे। अगर रंग बदलता है तो दोनों पानी एक ही जगह से आए हैं।
ऐसे रंग बदलेगा। अब मैं 3-4 बूंदें इसमें भी सॉल्यूशन की डाल के देखता हूं। अगर ऐसा ही रंग आया तो इसका मतलब है दोनों पानी एक ही स्विमिंग पूल से आए। रंग नहीं बदला है। अभी एक और बूंद बाकी है सर। देखिए सर, रंग बदल गया। इसका मतलब है रघु को शर्मा के स्विमिंग पूल में ही मारा गया है। 9:25 को रघु स्विमिंग पूल पर पहुंचा होगा और फिर वहीं पर कुछ हुआ जिससे कुछ ही पलों में वो मर गया। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर, रघु की ऐसे किसी से दुश्मनी भी तो नहीं थी और ऐसा भी नहीं लगता कि उसे किसी ने लूटना चाहा हो सकता है, हो सकता है उसने पूल के पास या फिर उस घर के अंदर कुछ ऐसा देख लिया होगा जो उसे नहीं देखना चाहिए था, इसीलिए वो मारा गया। लेकिन सर, वो घर तो बंद पड़ा है। हमें उस घर के मालिक को मिलना होगा। तुमने पता लिया है मानस से? यस सर, 21 क्लारा बंगलो, मलाबार है। मेरा तो कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है, बिल्कुल भूख नहीं है। माधव, बुखार में अक्सर ऐसा होता है। तुम एक काम करो, थोड़ी दाल ले लो और इसको दाल डालो। और सुनो, डिनर के बाद टेम्परेचर जरूर चेक कर लेना। आपसे कोई मिलने आए हैं। एक्सक्यूज मी, इस वक्त आने के लिए माफी चाहता हूं, बट इट वॉज अर्जेंट। मैं डीसीपी देशमुख और यह है इंस्पेक्टर आशा फ्रॉम सीआईडी। सीआईडी ऑफिसर्स? सीआईडी हमारे यहाँ? क्या हुआ? प्लीज प्लीज रिलैक्स, इट्स अ नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। आप? जी, मैं अनीश शर्मा और ये मेरे भाई हैं प्रीतम शर्मा, ये इनकी पत्नी है प्रिया, और ये है माधव, मेरा दूसरा भाई, और ये मेरी पत्नी है शालिनी शर्मा। आपका एक बंगला मड आइलैंड पर भी है? जी हाँ, लेकिन क्या हुआ? हम लोग तो काफी समय से वहां गए ही नहीं। कल रात आपके स्विमिंग पूल में एक आदमी मारा गया। क्या? हमारे स्विमिंग पूल में आदमी मारा गया? अब क्या क्या कह रहे हैं सर? अनीश, कितनी बार कहा था तुमसे कि वहां पे एक वॉचमैन रख लो, लेकिन तुम हो कि मेरी सुनते ही नहीं। एक मिनट, मुझे ये बताइए, आप लोग आखिरी बार वहां कब गए थे? हम लोग तो बहुत कम जाते हैं वहां पर। जब सबकी छुट्टी होती है तभी जाना होता है वहां। पिछली बार सितंबर में गए थे हम लोग वहां, और फिर उसके बाद, हाँ याद आया, माधव ने पार्टी दी थी वहां पर। क्यों माधव? हाँ हाँ, पर उसको तो काफी टाइम हो गया है। कल आप में से वहां कोई नहीं गया? कल? मुझे तो पता नहीं, मैं तो कल दिल्ली में था, अभी अभी 1 घंटा पहले आया हूँ। माधव तो बीमार है। प्रीतम, तुम वहां गए थे कल? नहीं नहीं सर, हम में से वहां कोई नहीं गया। अच्छा, मैं आपका बंगला अंदर से चेक करना चाहता हूँ, क्या उसकी चाबी मिल सकती? जी हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी चाबी लेकर आता हूँ। चाबी कहाँ रखी है? मेरे कमरे में है, स्टील की अलमारी में। ठहरो, मैं लेके आता हूँ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? मुझे मलेरिया है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। साहब, मैं एक स्टेज आर्टिस्ट हूँ, बहुत सारे स्टेज शोज किए मैंने, हो सकता है आपने मुझे वहीं देखा हो। हाँ, हो सकता है, शायद वहीं देखा। ये तो हाई सिक्योरिटी ताले की चाबी है, इसके डुप्लीकेट बनाना बहुत मुश्किल है। लाइट्स ऑन करो। लगता है फ्यूज गया है। सर, पेट्रोमैक्स ऑन करता हूँ। हाँ, हर जगह मिट्टी है,
इसका मतलब है घर काफी दिनों से बंद पड़ा होगा। सारा घर चेक करो। दया, तुम अंदर जाके देखो। फ्रेडरिक्स, उस तरफ देखो, ठीक तरह से चेक करो। ये क्या है? ये टेबल आधी साफ की गई है और ये निशान कैसे? लगता है यहां पर बोतल और ग्लासेस रखे थे। सर, क्या है? सर ये देखिए सर। सर, यहाँ पर सब जगह काफी धूल जमी है, इन बॉटल्स पर भी। पर सर, इस एक बॉटल पर देखिए, बिल्कुल धूल नहीं है। वाकई साफ है। ये देखो, लगभग सभी ग्लासों पर धूल जमी है, सिवाय इन 2 ग्लासेस की। ये ग्लासेस और बोतल फिंगरप्रिंट्स के लिए चेक करो। यस सर। एक साफ बोतल, 2 साफ ग्लासेस। लगता है किन्हीं 2 लोगों ने यहां बैठकर शराब पी है। डॉक्टर सालुंके, आप अचानक बहुत सीरियस हो गए, क्या बात है? ये देखिए सर, कितना जबरदस्त टेंट है। ये गिर गया होगा या फिर किसी ने किसी चीज पर जोर से मार दिया होगा। राइट। सर, यस। सर इन पर कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं है। ये ग्लास और ये बोतल एकदम साफ है सर। शराब पीने के बाद बोतल और ग्लासेस को अच्छी तरह धोकर साफ किया गया है ताकि उंगलियों के निशान ना रहे। ये देखिए सर, यहाँ ये निशान देखिए। ये क्या खून है? लेकिन काफी फीके है। वही मैं भी सोच रहा हूं सर। लगता है किसी ने खून के निशान पानी से साफ करने की कोशिश की है, लेकिन आप तो जानते हैं खून इतनी आसानी से साफ होता नहीं। हो सकता है ये खून ही हो। मैं इस पे फिनोपेंटामेनिलिन की कुछ बूंदें डालता हूं। अगर ये खून हुआ तो सर इसका रंग गुलाबी हो जाएगा। ये देखिए, ये गुलाबी हो गया। ये खून ही है सर, और खून बहाने के लिए इस फूलदान का इस्तेमाल किया है। इस पर एक डॉक्टर, आप इस खून का सैंपल लीजिए और ये पता लगाइए क्या ये किसी इंसान का ही खून है। राइट सर। यस। एक मिनट सर। क्या है? सर ये देखिए, ये ड्रेसिंग टेबल में हर जगह धूल है, मगर यहां पर नहीं है। यहां जरा साफ है। और ये निशान देखिए सर, समझ में नहीं आ रहा ये है क्या। इसके सैंपल भी लैब में चेक कराओ। ओके सर। पता चल जाएगा क्या चीज। 2 आदमी यहां आते हैं, यहां बैठकर एक साथ विस्की पीते हैं, फिर दोनों में से एक दूसरे के सिर पर फूलदान इतनी जोर से मारता है कि वो यहीं पर गिरकर मर जाता है। फिर कातिल खून के निशान मिटाने की कोशिश करता है। सर, हो सकता है उनमें से एक रघु हो। रघु? नहीं, रघु नहीं हो सकता, क्योंकि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान था ही नहीं, कहीं से खून नहीं निकला था। हाँ, ये हो सकता है, इनमें से किसी एक खिड़की से उसने कातिल को खून करते हुए देख लिया हो। कातिल उसके पीछे भागा होगा, स्विमिंग पूल तक जाके उसे पकड़ा होगा और वही स्विमिंग पूल में उसे मार दिया होगा। और बाद में लाश को सर समुद्र में फेंक दिया ताकि वो एक्सीडेंट लगे। हाँ, अब सवाल ये उठता है कि अगर यहां खून हुआ है तो लाश गई कहां? पूरे घर को अच्छी तरह चेक करो, बाहर गार्डन में जाके देखो, कहीं ना कहीं लाश जरूर होनी चाहिए। रघु बुधवार की रात 9:30 बजे मारा गया था ना? दूसरा खून भी उसी समय हुआ होगा, क्योंकि शायद रघु ने खून होते हुए देखा है। राइट सर।
इसीलिए मुझे लगता है तुम शहर के सारे हॉस्पिटल्स और मुर्दा घरों में जाकर देखो कि क्या उन्हें बुधवार की रात को कोई बॉडी मिली थी, कोई लावारिस लाश। हो सकता है खूनी ने लाश ऐसे ही कहीं फेंक दी हो। अब ये क्या कह रहे हैं आप साहब? एक नहीं 2 आदमी का कत्ल हुआ है हमारे घर पर। जी हाँ मिस्टर माधव, आपके बीच हाउस में 2 आदमी थे। दोनों ने एक साथ बैठकर दारू पी, फिर एक ने दूसरे को पीतल के फूलदान से इतनी जोर से मारा कि वही ढेर हो गया। फिर उसने उसकी लाश को उठाकर कहीं फेंक दिया। वो लाश तो हमें अभी तक नहीं मिली है। और ये सब कुछ होता हुआ रघु ने देख लिया, तो उसने रघु को स्विमिंग पूल में डुबा कर मार दिया और लाश को समुद्र में फेंक दिया ताकि वो एक एक्सीडेंट लगे। पर ऐसा कौन कर सकता है, और वो भी हमारे घर में? हाँ, यही बात तो मैं भी जानना चाहता हूँ। आपके घर में क्यों? ना तो बंगले का ताला तोड़ा गया है, ना ही खिड़की। कातिल सीधे रास्ते से ताला खोलकर अंदर घुसा है। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं डीसीपी साहब? यही कि आपके घर से चाबी लेकर कोई वहां जाता है, 2 खून करता है और फिर वापस चाबी अपनी जगह पर रख देता है, आप ही के घर में। इसका मतलब कातिल आप में से ही कोई है। तुम बुधवार की रात को 9 से 10 के बीच कहां थे? हम लोग घर पे ही थे साहब, टीवी देख रहे थे। है ना? तुम भी थे? हाँ साहब। ये सच बोल रहा है? मिस्टर अनिश, आपने बताया कि बुधवार को आप शहर में नहीं थे और गुरुवार को ही लौटे थे, हाँ? जी हाँ, मैं बिजनेस के सिलसिले में एक जरूरी मीटिंग के लिए दिल्ली गया था। मेरे साथ मेरा सेक्रेटरी विश्वास भी था। हम लोग सोमवार को गए थे और गुरुवार को लौटे हैं। ये हमारे हवाई जहाज के टिकट्स। अच्छा। बुधवार की रात 9 से 10 के बीच क्या आप दिल्ली में ही थे? जी हाँ, 5 बजे हमारी मीटिंग खत्म हुई थी। फिर हम वापस होटल में आ गए और फिर हमने अगले दिन का प्रोग्राम तय किया और सारा पेपर वर्क खत्म किया। अच्छा। बुधवार की रात 9 बजे आप क्या कर रहे थे? मैं दिल्ली में ही था साहब के साथ में। करीब 9 बजे हमने खाना खाया एक साथ और 12 साढ़े 12 बजे तक हम लोग काम करते थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में आ गया और आकर सो गया। आप बुधवार की रात 8 से 10 बजे के बीच में कहाँ थे? हम लोग कुलाबा में एक फैशन शो देखने गए थे। फैशन शो? जी, हमारे साथ हमारी फ्रेंड्स भी थी, नीता और कौशल्या। उस रात हम लोगों को घर लौटने में काफी देर हो गई थी, करीब 1:30 बजा था, है ना? हाँ जी जी। कहाँ रहती है आपकी फ्रेंड्स? वो कहाँ रहती है? बैंड्रा। बुधवार रात 9 से 10 के बीच आप कहाँ थे? मैं फिल्म देखने गया था। फिल्म देखने? जी। कौन से थिएटर में? रॉक्सी थिएटर पर। रॉक्सी थिएटर में? कौन सी फिल्म? पल दो पल। रॉक्सी में पल दो पल? जी। 9 से 12 का शो था, इसलिए घर आते आते 12:30 बज गए थे। आप अकेले गए थे? जी। वो टिकट है आपके पास? टिकट तो नहीं है मेरे पास। मैंने काफी ढूंढी लेकिन मुझे मिली नहीं। मुझे मलेरिया है। वैसे भी इतने दिनों से घर से बाहर नहीं निकलता था। अपने रिहर्सल पर भी नहीं जा रहा हूं मैं। तो बुधवार की रात आप घर पर ही रहे होंगे? जी, और कहाँ रहूंगा, घर पर ही था, दवाई खाकर सो रहा था। और उस रात आपको किसी ने देखा नहीं? शायद आपने नौकरों से कह रखा होगा कि कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ? जी हाँ साहब, मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आती है, इसलिए मैंने उन्हें कहा था कि मुझे डिस्टर्ब ना करे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बुधवार की रात को आप घर पर ही थे, तब रात 8:30 से 12 बजे तक आपको किसी ने नहीं देखा? सर, मैंने शहर के सारे मुर्दाघर एक एक करके चेक किए। ये 4 लाशें हैं जो बुधवार की रात को मिली है। ये लाश हमें कांदीवली के कचरे के ढेर में मिली है। सर पर चोट के निशान हैं। और सर, ये लाश हमें ट्रॉम्बे के पास मिली है। ये चाकू से मारा गया है, अभी तक इसकी शिनाख्त नहीं हुई है। और वो सर, इस लाश की जेब से एक मिल वर्कर का कार्ड मिला है, नाम है किशोर कुमार। लगता है इसने मिल की छत पर से कूद करके आत्महत्या की, क्योंकि इसके शरीर पर बहुत सारी चोट के निशान हैं। अकेला रहता था। अभी तक इसके परिवार वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है।
और ये लाश ये ट्रेन के नीचे आकर कट के मर गया है। इसकी हालत तो बहुत ही खराब है। जी हाँ सर, ये मलाड की पटरियों पर मिला है। इसकी भी अभी तक शिनाख्त नहीं हुई। आप ऐसा कीजिए, इन लाशों का सूखा हुआ खून शर्मा के बंगले में मिले खून से मिलवा के देखिए, हो सकता है कुछ मिल जाए। ठीक है सर, मैं डीएनए टेस्ट के लिए भेज देता हूँ। सर आपको याद है शर्मा के बंगले में उसकी ड्रेसिंग टेबल पे हमें कुछ मिला था, चिपचिपा सा। हाँ हाँ, क्या हुआ? क्या है वो? सर काफी मेहनत के बाद मुझे पता चला कि वो स्प्रिट गम है, जिसे एक्टर लोग नकली दाढ़ी मूंछ चिपकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई एम डॉक्टर राणा डे, ग्लैड टू मीट यू सर। माफ कीजिए, आपको यहां बुलाना पड़ा। बैठिए। थैंक यू। डॉक्टर, आपका एक पेशेंट है माधव शर्मा, उसके बारे में बात करनी है। क्या हुआ है उसे? मलेरिया? हाँ, सिम्टम्स तो थे। ये कुछ 10 दिन पहले से शुरू हो गए थे। तेज बुखार, सर्दी लग रही थी और बहुत कमजोरी भी थी। आपने ब्लड टेस्ट तो जरूर किया होगा? हाँ, पर वो तो नेगेटिव था। नेगेटिव? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि मलेरिया है? सर, कभी कभी मलेरिया का पैरासाइट ब्लड टेस्ट में दिखता नहीं है। उसकी तेज बुखार और सर्दी लगने की वजह से मैंने उसे मलेरिया की दवाई दी और माधव ठीक भी होने लगा। इससे मुझे यकीन हो गया कि उसे मलेरिया ही है। मैंने चारों लाशों के खून का सैंपल डीएनए टेस्ट के लिए भेजा था सर। तो क्या हुआ? वो मलाड में रेल की पटरी पर हमें जो लाश मिली थी, उसके खून का सैंपल शर्मा के बंगले पर जो खून मिला था उससे मैच हो गया सर। वो देखिए। इसका मतलब है यह आदमी रेल के नीचे कटकर नहीं मरा है, शर्मा के बंगले में यह मारा गया, वहां इसका खून हुआ और फिर रेल की पटरी पर फेंक दिया गया। एक बात और सर, ये देखिए, ये तो चाकू का घाव लगता है। ऐसा ही एक घाव पेट पर भी है। दो चाकू के जख्मों के निशान। ऐसा करते हैं, इसके उंगलियों के निशान ले लेते हैं, हो सकता है इसके फिंगरप्रिंट्स हमारे रिकॉर्ड में हो। सही, हमारे रिकॉर्ड से मैच हो रहे हैं। ये फोटो देखिए सर। धनिक लाल, धनिक लाल एक पेशेवर गुंडा, हफ्ता वसूली, ब्लैकमेल, चोरी करना, डाके डालना, अटेम्प्ट टू मर्डर, यही इसका पेशा है। 2 बार जेल जा चुका है, चाकू रखता है, कोई साथी नहीं, पिछले 1 साल से किसी जुर्म में फंसा नहीं। आखिरी पता 15 सुजन चाल, पारसवाड़ी। ये धनिक लाल इतनी खराब लोकेलिटी में रहता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स का कितना बढ़िया सामान है इसके पास। दया, इन सब के सीरियल नंबर नोट कर लो। सर, ये देखिए सर। क्या मेरा? इसका भी नंबर नोट कर लो। ओके सर। आदमी काफी शौकीन था। सर, क्या है? पैसे 1000-2000 होंगे सर। गिन लो और नंबर नोट करो। यस सर। ये क्या है? ये तो किसी लॉकर की चाबी है। मधुसूदन कोऑपरेटिव बैंक। सर, ये अजीत शर्मा के मर्डर और डकैती की फाइल है। क्या क्या चोरी हुआ है? म्यूजिक सिस्टम, वीसीआर, टेलीविजन सेट, निकॉन कैमरा और ज्वेलरी। सुधाकर सर,
वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान धनिकलाल के यहाँ हमें मिला था, उसके सीरियल नंबर की लिस्ट तो तुम्हारे पास है ना? हाँ सर, ये रही। आई कांट बिलीव इट, दोनों लिस्ट एक जैसे हैं, सारे नंबर्स मिल रहे हैं। ये देखो, अजीत शर्मा का म्यूजिक सिस्टम मॉडल नंबर OTMC 400, धनिकलाल का म्यूजिक सिस्टम मॉडल नंबर OTMC 400, अजीत शर्मा का VCR मॉडल नंबर BSR9 EVSR 41180, धनिकलाल का VCR मॉडल नंबर BSR9 EVSR 41180। इसका मतलब है अजीत शर्मा के घर से जो सामान चोरी हुआ वही धनिकलाल के यहाँ से मिला है। धनिकलाल ने ही अजीत शर्मा को मारा है। सर, फैन के ऊपर से जो चाबी हमें मिली थी उससे हमने मधुसूदन बैंक का लॉकर खुलवाया। उसमें से हमें ये सब मिला है, 1 लाख रुपए, ज्वेलरी और ये अलग अलग बैंकों के पासबुक्स हैं सर। ये क्या कह रहे हैं डीसीपी साहब? जी हाँ, जो आदमी आपके बीच हाउस में मारा गया उसका नाम था धनिकलाल। इसी आदमी ने पिछले साल आपके घर में डाका डाला था, जिसमें आपके अंकल का खून हुआ था। क्या ये क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं समझाता हूं प्रीतम साहब, धनिकलाल का आपके बंगले में खून हुआ। मरने से पहले उसने वहीं बंगले में बैठकर उस आदमी के साथ विस्की पी जिसने उसे मारा। अब आप ही बताइए, जो आदमी आपके अंकल का खून करता है, आपके घर में डाका डालता है, वो आप ही के बंगले में क्या कर रहा था? हमें पता लगा है कि आपके अंकल का खून करने के बाद धनिकलाल को कहीं से काफी सारा पैसा मिलने लगा और हमें लगता है कि आपके घर में से ही किसी ने आपके अंकल को मारने के लिए धनिकलाल को बहुत सारा पैसा दिया है। अब ये क्या हमारे घर से पैसा दिया? अब जो मर्जी आया बोल रहे। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। धनिकलाल और पैसे मांगने लगा, ब्लैकमेल करने लगा, तो आपके घर के आदमी ने उसे बंगले पर बुलाकर हमेशा के लिए चुप कर दिया। सर ये देखिए, हमें माधव के कमरे में से ये नकली दाढ़ी मूछे, ये विग और स्पिरिट गम मिले हैं सर। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। साहब मैं सच कह रहा हूं, मैंने कोई खून नहीं किया। मैंने कोई खून नहीं किया साहब। दया, अपने डिपार्टमेंट के डॉक्टर से इसके सारे टेस्ट फिर से करवाओ। इसका बुखार, इसकी सर्दी, इन सब पर अच्छी तरह नजर रखो ताकि हमें पता चल सके कि सच्चाई क्या है। ओके सर। और तुम मिस्टर प्रीतम, तुम्हारा कहना है कि तुम फिल्म देखने गए थे, वो भी अकेले, और तुम्हारे पास टिकट भी नहीं है। आशा, जरा वो फाइल देना। अब हमें ये बताओ, तुम कौन सी लाइन में बैठे थे? बालकनी में। कौन सी सीट थी? पीछे से दूसरी या तीसरी लाइन में होगी। हमने पिक्चर हॉल के मैनेजर से पूछताछ की है। उसने हमें बताया कि उस रात 10 मिनट के लिए हॉल की लाइट चली गई थी। अब तुम हमें यह बताओ कि लाइट इंटरवल से पहले गई थी या बाद में? बाद में गई थी। गलत। उस रात लाइट गई ही नहीं थी, न इंटरवल से पहले न इंटरवल के बाद। अब हमें सच बताओ मिस्टर प्रीतम, उस रात आप कहां थे? मैं कहां थे आप? सब कुछ देने का लालच दिया था सर, इसलिए मैं अब तक मेरी नौकरी खतरे में पड़ गई थी सर। हाँ सर, मैंने ही मारा उन दोनों। दरअसल मुझे मेरे बिजनेस में दिन पर दिन नुकसान होता चला जा रहा था और उसे संभालने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। इसलिए तुमने 14 महीने पहले धनिकलाल से अपने अंकल का खून करवाया। तो फिर धनिकलाल ने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। अब तो तुमने उसे ही मार डाला। तुम दिल्ली भी इसलिए गए कि कोई तुम पर शक न कर सके। बुधवार की रात को तुम दिल्ली से नकली दाढ़ी मूछ लगाकर मुंबई आए। अपने प्लान के मुताबिक बीच हाउस पर पहुंचे और धनिकलाल के आने से पहले दाढ़ी मूछ उतार दी। फिर मैंने उसके साथ बैठ के
एक टेबल पर विस्की पी और फिर शायद किसी काम के लिए वो उठने लगा तो मौका पाकर तुमने उसके सिर पर फूलदान दे मारा और वो मर गया। धनिकलाल की बात तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुमने रघु को क्यों मारा? उसे तो मैं जानता भी नहीं था साहब। वो अचानक पता नहीं वहां कैसे आ गया। शायद मुझसे ही गलती से पीछे का दरवाजा खुला रह गया था। तुमने उसे देखा, उसके पीछे भागे और स्विमिंग पूल में उसे डुबाकर मार डाला। फिर घर में जाकर नकली दाढ़ी मूंछ लगाने लगे, पर इस बार गलती से थोड़ी स्पिरिट कम डाइनिंग टेबल पर गिर गई, जो हमें दिख पड़ी। धिक्कार है तुम पर, चंद पैसों के लिए तुमने अपने अंकल को अपने घर में मार डाला। धिक्कार है तुम पर। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.